हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। और आज इस वीडियो में हम बात करेंगे यूजीसी नेट के रिवीजन। आज हम करेंगे इस यूनिट इसमें और इस वीडियो में, और ये सारी ही यूनिट 1 से लेकर 10 तक की जितने भी क्वेश्चंस हैं आज इस वीडियो में हम कवर करेंगे। और बहुत ही मोस्ट इंपॉर्टेंट रिवीजन रहेगी आपके लिए, यूजीसी नेट के लिए। इससे पहले मैंने रिवीजन 1 भी डाल रखी है, अगर आपने नहीं देखी है तो वो आप जाके देख सकते हैं। तो शुरू करते हैं। सबसे पहला क्वेश्चन है, मैच करना आपको लिस्ट 1 और 2 को। लिस्ट 1 में जो वर्क है वो है, फर्स्ट ऑप्शन है द फेमिस्ट रोड, सेकंड ऑप्शन है द ब्राइड प्राइस, नेक्स्ट ऑप्शन है हाफ ऑफ ए येलो सन, और नेक्स्ट ऑप्शन नेक्स्ट है द लाइंग डेज। और आपको जो राइटर्स दिए गए हैं वो राइटर्स हैं, फर्स्ट है बुची अमिचेता, सेकंड है नदाइन गोर्दिमर, थर्ड है बैन ओकरी, और फोर है चीमा माननादा नगोची अदीची। तो आपको बेसिकली मैच करना है इनको वर्क्स और राइटर्स को। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, यानी ए का है 3, द फेमिस्ट रोड है बैन ओकरी का। और बैन ओकरी का द फेमिस्ट रोड की समरी, डिटेल समरी जो है मैंने अपने चैनल पे डाल रखी है, वो आप जाके देख सकते हो। बैन ओकरी पे भी मैंने कंप्लीट वीडियो डाल रखा है, उनकी लाइफ और वर्क से रिलेटेड, वो भी आप जाके देख सकते हो। सेकंड है बी का है द ब्राइट प्राइस का राइटर है बुची अमिचेता, और बुची अमिचेता पे इंडिविजुअल मैंने वीडियो बना रखा है। द ब्राइड प्राइस की समरी जो है, डिटेल समरी, वो भी मैंने चैनल पर डाल रखी है, तो वो भी देख सकते हैं आप। हाफ ऑफ ए येलो सन जो है वो वर्क है चीमामांदा नगोची अदीची का। और उसके बाद डी जो है वो है नदाइन गोर्दिमर का। द लाइन डेज जो है वो नदाइन गोर्दिमर का है। तो इस तरह से आंसर जो है इसका है फर्स्ट ऑप्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द फॉलोइंग आर्ग्यूड दैट चिल्ड्रन लर्न लैंग्वेज बेस्ड ऑन द बिहेवियरिस्ट reinforcement principle by associating words with meaning। इनमें से किन्होंने कौन से राइटर ने जो है, कौन से राइटर ने ये आर्ग्यू किया है कि बच्चों को वो लैंग्वेज लर्न करनी चाहिए कि जो कि बिहेवियर पे बेस्ड हो, और उनसे उनका एसोसिएशन जो है वो वर्ड के साथ मीनिंग का होना चाहिए, यानी बिहेवियर के ऊपर बहुत ज्यादा जोर दिया है इन्होंने। तो उनमें से कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है नॉम चॉम्स्की, सेकंड है बी एफ स्किनर, थर्ड है स्टीफन क्रेशन, और फोर्थ है पीटर सिंगर। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, बी एफ स्किनर ने जोर दिया है कि जो बच्चों को लैंग्वेज जो है लर्न करनी चाहिए वो बिहेवियर करनी चाहिए। यानी सबसे पहले तो बच्चे जो है पेरेंट्स के बिहेवियर को देख के चीजें सीखते हैं, उसके बाद उनको जो है री एनफोर्समेंट यानी उनको प्रशंसा अगर की जाती है तो उससे भी बच्चे बहुत ज्यादा सीखते हैं। तो ये जो है ये कंसेप्ट दिया था बी एफ स्किनर ने। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच वर्क ऑफ फ्रांसिस बेकन एक्सप्लेन द न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग। फ्रांसिस बेकन का कौन सा वर्क है जिसके अंदर एक्सप्लेन किया गया है न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग का? तो ऑप्शंस है एपोथिमिक्स, सेकंड है द हिस्ट्री ऑफ हेनरी 7, उसके बाद थर्ड है नवम ऑर्गेनम, फोर है डी आर्ग्यूमेंटिस साइंटेरियम। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, नवम ऑर्गम में जो है फ्रांसिस बेकिंग ने न्यू लॉजिक और इंडक्टिव मेथड ऑफ रीजनिंग दिया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग आर करेक्ट। इनमें से कौन सा जो है ऑप्शन करेक्ट है? इसमें जो है राइटर्स दिए गए हैं और प्लस वो कोई कौन सी कंट्री से बिलोंग करते हैं वो दिया गया है, तो आपको बताना है कि क्या कौन सा इनमें आंसर बिल्कुल ठीक है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉर्ज लेमिंग, बारबाडोस, सेकंड है बैन ओकरी, नाइजीरिया, सी है फ्रेड डी एगोयर, ऑस्ट्रेलिया, डी है विल्सन हैरिस, गयाना, और ई ऑप्शन है जुल्फिकार घोष, इंडिया। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, ए बी एंड डी जो है वो बिल्कुल ठीक है। यानी ए जॉर्ज लेमिंग जो है वो जहां पे बोर्न हुए थे, जो कंट्री है वो है बारबाडोस। उसके बाद सेकंड बी बेन ओकरी जो है बोर्न हुए थे नाइजीरिया में, और डी ऑप्शन ठीक है, विल्सन हैरिस जो है वो एक गयाना राइटर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2।
आपको टर्म्स दिए गए हैं और उसके साथ साथ डेफिनेशंस दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी जो है टर्म, उसका कौन सा जो है उसका डेफिनेशन किसके साथ मैच करना है। तो ऑप्शंस दिए गए हैं: ए एम्बिवेलेंस, बी मैजिक रियलिज्म, सी एब्रोगेशन, डी मिस सेजिगेशन। जो और जिसके ऑप्शंस दिए गए हैं: रिजेक्शन ऑफ अ नॉर्मेटिव कंसेप्ट ऑफ करेक्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश, marriage of cohabitations by person of different race, complex mix of attraction and repulsion, inclusion of fantastic or mythical elements into seemingly realistic fiction। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 यानी ए का है थर्ड। एम्बिवेलेंस क्या होता है? एम्बिवेलेंस जो है कॉम्प्लेक्स मिक्स होता है अट्रैक्शन और रिफ्लेक्शन का, यानी इसके अंदर ऑपोजिट चीजें होती हैं, यानी जहां पे दुविधा होती है। एम्बिवेलेंस मीन्स दुविधा होती है कि अट्रैक्शन भी होता है किसी चीज के साथ और उसका रिपल्शन भी होता है उससे, मतलब किसी चीज की तरफ लगाव भी होता है और अलगाव भी होता है, ये होता है एम्बिवेलेंस। उसके बाद है बी का 4 मैजिक रियलिज्म जो है वो क्या होता है? जहां पे रियलिटी के साथ साथ मैजिक के एलिमेंट्स होते हैं, फंटेस्टिक या मिथिकल एलिमेंट्स होते हैं, तो ये 4 है। इंक्लूजन ऑफ फंटेस्टिक और मिथिकल एलिमेंट्स इनटू सीमिंगली रियलिस्टिक फिक्शन, ये सलमान रश्दी का वर्क्स में होता है मैजिक रियलिज्म। उसके बाद सी ऑप्शन है एब्रोगेशन। एब्रोगेशन का मतलब होता है रिजेक्शन ऑफ ए नॉर्मेटिक कंसेप्ट ऑफ करेक्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश, जिसके अंदर जो है करेक्ट और स्टैंडर्ड इंग्लिश को जो है रिजेक्ट किया जाता है, वो होता है एब्रोगेशन। उसके बाद होता है मिससिजिगेशन, ये इसका मीन्स होता है कि डी का होता है सेकंड, मैरिज और कोहैबिटेशन बाय पर्सन ऑफ डिफरेंट रेस, यानी जब डिफरेंट रेस के पर्सन्स की मैरिज होती है उसको बोलते हैं मिससिजिगेशन। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, मैच करना है लिस्ट 1 को लिस्ट 2 के साथ। आपके भी बहुत इंपॉर्टेंट ये टर्म्स हैं और आपको बताना है कि ये कौन से राइटर की ये टर्म्स है। फर्स्ट ऑप्शन है बैरिक्लोज, सेकेंड है डेजिन, सी है पैराप्रेक्सिस, डी ऑप्शन है पॉलीफोनी। और जो राइटर्स आपको दिए गए हैं, फर्स्ट ऑप्शन है मार्टिन हेडगर, सेकेंड है सिगमंड फ्रॉइड, थर्ड है लेवी स्ट्रॉस और फोर्थ ऑप्शन है मिखाइल बख्तिन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4 यानी ए का है थर्ड, वेरी क्लोज जो है ये है थर्ड, लेवी स्ट्रोस का है। बी का है 1, डेजिन जो है मार्टिन हिदगर का है। सी का है 2 यानी पैराप्रोक्सिस जो है वो है सिगमंड फ्रॉइड का। और डी जो ऑप्शन है वो पोलीफोनी जो है वो है मिखाइल बख्तिन का। तो इस तरह से ये ऑप्शंस है और बहुत इंपॉर्टेंट टर्म है, इनको आप याद करिएगा। उसके बाद आपको नेक्स्ट क्वेश्चन है द कोठारी कमीशन सजेस्टेड। कोठारी कमीशन ने क्या क्या सजेस्ट किया था? द इंग्लिश मस्ट बी यूज्ड एज ए लिंक लैंग्वेज टू ट्रांसलेट वन हिंदी इंडियन लैंग्वेज टेक्स्ट इनटू अनदर। द इंग्लिश बी स्टडीज एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज विद द एम ऑफ गेटिंग द नॉलेज ऑफ द साइंस एंड टेक्नोलॉजी, कॉमर्स एंड ट्रेड बाय रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स इन इंग्लिश। That research in India should be done only in English. That a teacher at a university must know how to speak and write in English. कोठारी आयोग ने इनमें से क्या सजेस्ट किया था? तो इसका राइट आंसर था आंसर नंबर 2। कोठारी आयोग ने सजेस्ट किया था दैट इंग्लिश विल बी स्टडीड एज ए लाइब्रेरी लैंग्वेज, कि इंग्लिश को एक लाइब्रेरी लैंग्वेज की तरह पढ़ा जाए विद द एम ऑफ गेटिंग द नॉलेज ऑफ साइंस और टेक्नोलॉजी, जिसका एम हो जाए नॉलेज लेना किसकी? साइंस की, टेक्नोलॉजी की, कॉमर्स की, ट्रेड की। और किसके द्वारा? बाय रीडिंग स्टैंडर्ड बुक्स इन इंग्लिश, रीडिंग करके इंग्लिश की स्टैंडर्ड बुक्स है उनको रीड करके, ये कोठारी कमीशन ने सजेस्ट किया था। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपको पोइम्स और उनके पॉइंट्स के साथ मैच करना है। फर्स्ट ऑप्शन है पोइम द रोड नॉट टेकन, सेकंड है टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइंस, सी ऑप्शन है आई हियर अमेरिका सिंगिंग, डी ऑप्शन है आई टू सिंग अमेरिका। और उसके राइटर्स हैं आपको पोइट्स दिए गए हैं पेब्लो नेरूदा, सेकंड है रॉबर्ट फ्रॉस्ट, थर्ड है लैंगस्टन ह्यूज और फोर्थ है वॉल्ट विटमैन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2 यानी ए का है सेकंड, द रोड नॉट टेकन। सेकंड रॉबर्ट फ्रॉस्ट। उसके बाद सेकंड का है टुनाइट आई कैन राइट द सैडेस्ट लाइन, इसका है पेब्लो नेरूदा की है। उसके बाद सी का है 4 आई हियर अमेरिका सिंगिंग,
वोल्ट विटमन की है। और उसके बाद आई टू सिंग अमेरिका, ये है लैंगस्टन ह्यूज की। तो ये पोइम है और ये इनके पोइट्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, अकॉर्डिंग टू ग्रीक माइथोलॉजी हु इज ए साइकी इन जॉन किड्स ओड टू साइकी। ग्रीक माइथोलॉजी के हिसाब से जो किड्स की पोएम है ओड टू साइकी, ओड जो है उसके अंदर साइकी कौन है? फर्स्ट ऑप्शन है अ मोर्टल वीमेन, सेकंड है क्यूपिड, थर्ड है एन इमोर्टल वीमेन और फोर्थ है वीनस। और इसका राइट आंसर है इसके अंदर जो साइकी है वो है अ मोर्टल वीमेन, यानी ए ऑप्शन बिल्कुल ठीक है। नेक्स्ट करना है लिस्ट वन और लिस्ट टू को। फर्स्ट लिस्ट में है टर्म्स और उसके बाद कौन सी थियरी के अंदर ये टर्म्स आई हैं। तो सबसे फर्स्ट ऑप्शन है अपोरिया, सेकंड है स्केप्स, थर्ड है इंटरपलेशन और डी है मिरर स्टेज। और उसके जो थियरी दी गई है मार्क्सिज्म, साइको एनालिसिस, डीकंस्ट्रक्शन और ग्लोबलाइजेशन। और इसके ऑप्शंस हैं ये, और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, यानी ए का है थर्ड। अपोरिया जो है वो टर्म आई है डीकंस्ट्रक्शन के अंदर। बी का है फोर यानी स्केप्स जो है वो टर्म आई है ग्लोबलाइजेशन के अंदर। उसके बाद सी का है वन, इंटरपेलेशन जो है वो है मार्क्सिज्म की। और मिरर स्टेज जो है वो साइकोएनालिसिस की ही टर्म है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट अ कैरेक्टर फ्रॉम जेन ऑस्टिन नॉवल परसुएशन। जो जेन ऑस्टिन का नॉवल है परसुएशन जो है उनके अंदर जो है इनमें से कौन सा एक कैरेक्टर नहीं है? आपके ऑप्शन है सर वॉल्टर एलियट, सेकंड है लेडी रसल, थर्ड है मिसेस क्राफोर्ड और फोर है फ्रेडरिक वेंटवर्थ। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थ्री, मिस क्राफोर्ड जो है इसके अंदर जेन ऑस्टिन के नॉवल परसुएशन के अंदर नहीं है, बाकी सारे थ्री कैरेक्टर्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द पोइट हु हैज कंपोज द फॉलोइंग पोएम्स। आपको बताना है कि ये पोएम्स किसकी कौन से पोइट की हैं। फर्स्ट ऑप्शन है द डिवाइन इमेज, सेकंड है द होली थर्सडे, थर्ड है द लिटिल बॉय लॉस्ट और डी है द लिटिल बॉय फाउंड। आपके ऑप्शन दिए गए हैं विलियम शेक्सपियर, विलियम ब्लेक, विलियम कॉलिंस, सैमुअल जॉनसन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर टू, विलियम ब्लेक की ये सारी की सारी पोइम्स है। यहां से आप याद कर सकते हैं विलियम ब्लेक की जो है कौन कौन सी पोइम है, द डिवाइन इमेज, द होली थर्सडे, द लिटिल बॉय लॉस्ट और द लिटिल बॉय फाउंड। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टू विच माइथोलॉजिकल कैरेक्टर इज फोस्टस कंपेयर्ड इन प्रोलॉग ऑफ डॉक्टर फोस्टस। डॉक्टर फोस्टस के अंदर कौन से माइथोलॉजिकल कैरेक्टर के साथ फोस्टस को कंपेयर किया गया है? और इसके ऑप्शंस है, फर्स्ट ऑप्शन है पर्सियस, सेकंड है थीसियस, थर्ड है इकारस और फोर्थ है एक्लीज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थ्री, इकारस। डॉक्टर फोस्टस के अंदर फोस्टस की कंपैरिजन जो है वो इकारस के साथ की गई है। नेक्स्ट करना है लिस्ट है मैच, लिस्ट वन और लिस्ट टू को मैच करना आपको। और ये लिटरेरी डिवाइसेस हैं और उनकी डेफिनेशन आपको दी गई है। आपको बताना है कि कौन सी लिटरेरी डिवाइसेस का कौन सा डेफिनेशन है। सबसे पहले है हाइपरबल, सेकंड है मेटोनमी, सी है साइनिडोची और डी है पेरीफ्रीजिस। और आपके ऑप्शन दिए गए, रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड विद इट। सेकंड है a roundabout or indirect method of writing or speaking. थर्ड है a figure of speech in which a part represents the whole. और फोर्थ है an intentional exaggeration for some emphasis or comic effect. और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर फोर, यानी ए का है फोर। हाइपरबोल का मतलब होता है अतिशोक्ति, यानी किसी चीज को बहुत ज्यादा बढ़ा चढ़ा के जब हम कहते हैं तो उसको बोलते हैं हाइपरबल। एंड इंटरनेशनल एक्सेजरेशन, यानी किसी चीज को जानबूझ के हम जब एक्सेजरेट करते हैं, बढ़ा चढ़ा के बताते हैं फॉर एम्फेसिस और कॉमिक इफेक्ट। उसके बाद मेटोनमी का है फर्स्ट, रेफरिंग टू समथिंग बाय द नेम ऑफ समथिंग एल्स दैट इज क्लोजली कनेक्टेड टू इट। कनेक्टेड, किसी वर्ड का ऐसे वर्ड का यूज करना कि जो किस और उससे रिलेटेड है उसके नाम को रेफर करता है, तो उसको बोलते हैं मेटोनमी। उसके बाद जो है सी का है थर्ड, सी का है थर्ड सिंडोची जो है उनका उसका है अ फिगर ऑफ स्पीच इन विच अ पार्ट रिप्रेजेंट्स द होल, यानी एक पार्ट जो है पूरे होल को ही
रिप्रेजेंट करता है। और उसके बाद डी है पेरीफ्रेजेस, पेरीफ्रेजेस का है सेकंड अराउंड अबाउट और इनडायरेक्ट मेथड ऑफ राइटिंग और स्पीकिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग इज नॉट रिटन बाय अ स्पोर्ट्स पर्सन। ये ऑटोबायोग्राफीज है बेसिकली, और इसमें से बताना है कौन सी जो है ऑटोबायोग्राफी जो है एक स्पोर्ट्स पर्सन ने नहीं राइट की है। फर्स्ट है ओपन एंड ऑटोबायोग्राफी, सेकंड है अनब्रेकेबल एंड ऑटोबायोग्राफी, थर्ड है प्लेइंग इट माई वे एंड माई ऑटोबायोग्राफी, और फोर्थ है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड आई मेमोयर। तो इसका जो राइट आंसर है आंसर नंबर 4 अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोयर जो है ये किसी स्पोर्ट्स पर्सन ने राइट नहीं किया है। बाकी थर्ड 3 की 3 जो है वो स्पोर्ट्स पर्सन ने राइट की है, और ये जो राइट की है अ कंट्री कॉल्ड चाइल्डहुड अ मेमोयर ये दीप्ति नवल जो है फेमस एक्ट्रेस जो है वो ओल्ड उन्होंने राइट की है। ये उनकी जो है एक मेमोयर है, ऑटोबायोग्राफी नहीं है। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच करना है लिस्ट 1 और 2 को। वर्क है और इनके ऑथर्स हैं, आपको बताना है कि कौन से राइटर का कौन सा वर्क है। फर्स्ट ऑप्शन है द रेस्ट ऑफ द अर्थ, सेकंड है नेशन एंड नरेशन, थर्ड है कल्चर एंड इंपीरियलिज्म, और डी है इमेजिन कम्युनिटी। और राइटर्स हैं बेंडिक एंडरसन, सेकंड है होमी के भाभा, थर्ड है एडवर्ड डब्ल्यू सईद, और फोर है फ्रेंच फैनन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, यानी ए का है फोर्थ द रेस्ट ऑफ द अर्थ जो है फ्रेंच फैनन का बहुत ही फेमस वर्क है। उसके बाद बी का है सेकंड नेशन और नरेशन जो है वो होमी के भाभा का है। उसके बाद सी का है थर्ड कल्चर एंड इंपीरियलिज्म जो है एडवर्ड डब्ल्यू सईद का है। उसके बाद इमेजिन्ड कम्युनिटीज जो है वो बेंडिक एंडरसन का है। नेक्स्ट क्वेश्चन है व्हाट इज नॉट ट्रू अबाउट डीएच लॉरेंस सन्स एंड लवर्स। सन्स एंड लवर्स के बारे में कौन सी बात सही नहीं है। तो ऑप्शंस हैं सन एंड लवर्स इज ए सेमी ऑटोबायोग्राफिकल नॉवल, ये बिल्कुल ठीक है। इट इज ए साइकोलॉजिकल स्टडी ऑफ द फैमिलियल एंड लव रिलेशनशिप ऑफ ए वर्किंग क्लास इंग्लिश फैमिली, ये भी बिल्कुल ठीक है। सी द फिल्म एडेप्टेशन ऑफ द नॉवल वाज डायरेक्टेड बाय जैक कार्डिफ, ये भी बिल्कुल ठीक है। तो आपको बताना था कौन सा सही नहीं है, तो डी और ई सही नहीं है, यानी द स्टोरी लाइन ट्रेसेस 3 जनरेशन ऑफ ब्रैंगवेंस फैमिली, ये सही नहीं है। ई द नॉवल नरेट्स द स्टोरी ऑफ पॉल मोरेल whose love for his beloved overshadow the affectionate bond with his mother, ये भी नहीं है, यानी डी और ई जो है वो ऑप्शंस जो है ये सही नहीं है डीएस लॉरेंस के सन्स एंड लवर्स के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग पोएम्स हैड नॉट बीन कंपोज्ड बाय पीबी शैले। पीबी शैले ने इनमें से कौन सी पोएम जो है वो राइट नहीं की है। फर्स्ट ऑप्शन है टू वर्ड्सवर्थ, सेकंड है मुटेबिलिटी, थर्ड है हेम टू इंटेलेक्चुअल ब्यूटी, और फोर है व्हेन वी टू पार्टेड। और इसका राइट आंसर है व्हेन वी टू पार्टेड, ये जो है पीबी शैली की पोएम नहीं है, बाकी 3 जो है वो पीबी शैली की पोएम्स हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग डिस्प्ले एंड इन्फ्लुएंस ऑफ द यश यशगान फोक ट्रेडिशन इन हिज प्लेस। इनमें से कौन से के वर्क के अंदर जो है यशगान जो है वो एक फोक ट्रेडिशन है उनके प्लेस के अंदर दिखाई देता है। और ऑप्शन है फर्स्ट विजय तेंदुलकर, सेकंड है गिरीश कर्नाड, थर्ड है बादल सरकार, और फोर है उत्पल दत्त। तो इसका राइट आंसर है गिरीश कर्नाड के वर्क्स के अंदर जो उनके प्लेस है उनके अंदर जो है इन्फ्लुएंस दिखता है, यश गान जो है एक फोक ट्रेडिशन है उसका। नेक्स्ट है अरेंज द फॉलोइंग इन क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट ईयर ऑफ पब्लिकेशन। आपको इनको क्रोनोलॉजी के हिसाब से लगाना है कि कौन से वर्क जो है पहले पब्लिश हुआ कौन सा बाद में। फर्स्ट है चित्रा बनर्जी देविका रानी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, सेकंड है आनंद गिरिधर दास इंडिया कॉलिंग एन इंटीमेट पोर्ट्रेट ऑफ ए नेशन रीमेकिंग, सी है वीएस नायपॉल इंडिया अ बाउंडेड सिविलाइजेशन, डी है भारती मुखर्जी डिजायरेबल डॉटर्स, और ई है सलमान रश्दीज मिडनाइट चिल्ड्रन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर थर्ड, यानी सबसे पहले आएगा सी वीएस नायपॉल इंडिया अ बाउंडेड सिविलाइजेशन, उसके बाद आएगा ई सलमान रश्दी मिडनाइट चिल्ड्रन, उसके बाद आएगा ए चित्रा बनर्जी देविका रानी द मिस्ट्रेस ऑफ स्पाइसेस, उसके बाद आएगा डी भारती मुखर्जी डिजायरेबल डॉटर्स, उसके बाद आएगा बी आनंद गिरिधर दास
India Calling, an intimate portrait of a nation remaking. नेक्स्ट क्वेश्चन है एब्ट बोगलर इज ऑथर्ड बाय। एब्ट बोलगर जो है वो किसने ऑथर किया है, कौन है इसका राइटर? फर्स्ट ऑप्शन है मैथ्यू अर्नोल्ड, सेकंड है रॉबर्ट ब्राउनिंग, थर्ड है ए.एल. टेनिसन, फोर्थ ऑप्शन है नन ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है रॉबर्ट ब्राउनिंग। रॉबर्ट ब्राउनिंग की पोइम है एब्ट बोगलर। नेक्स्ट है हु अमंग द फॉलोइंग इज नॉट एसोसिएटेड विद द कल्चरल मटेरियलिज्म। इनमें से एक वर्क है कल्चरल मटेरियलिज्म के ऊपर, आपको बताना है कौन सा जो है उससे कनेक्ट नहीं है। तो ऑप्शंस थे जोनाथन डॉलीमोर, सेकंड थे एलन सिलफील्ड, थर्ड थे रेमंड विलियम्स और फोर्थ थे स्टैनले फिश। तो इसका राइट आंसर था स्टैनले फिश जो है इससे कनेक्टेड नहीं है, एसोसिएटेड नहीं है। ये एक वर्क है जोनाथन डॉलीमोर का और ये एक बेसिकली एसेज का वर्क है। इसके अंदर बहुत सारे एसेज हैं और वो एसेज जो है वो इन सब ने लिखे हैं इसके अंदर, सिवाय की स्टैनले फिश के। स्टैनले फिश के अंदर इससे रिलेटेड नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच अमंग द फॉलोइंग नॉवेल्स डील्स विद द बायोफ्रान वॉर। इनमें से कौन सा वर्क जो है वो डील करता है बायोफ्रान वॉर? फर्स्ट ऑप्शन है जुलाइज पीपल। जुलाइज पीपल की मैंने समरी जो है अपने चैनल पे डाल रखी है, बहुत ही इंपॉर्टेंट वर्क है, तो वो आप जाके देख सकते हैं। सेकेंड है वेटिंग फॉर द बारबेरियंस, थर्ड है हाफ ऑफ ए येलो सन और फोर है एरो ऑफ गॉड। तो इसका राइट आंसर है हाफ ऑफ ए येलो सन। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु रोट द लेब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। ये वर्क जो है वो किसने लिखा है? फर्स्ट ऑप्शन है गैब्रिएल ग्रेशिया मार्कस, सेकंड है गैब्रिएला मिस्ट्रल, थर्ड है जॉर्ज लुइस बोर्गेस और फोर्थ है ऑक्टेवियो पाज। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, ऑक्टेवियो पाज का ये वर्क है लेब्रिंथ ऑफ सॉलिट्यूड। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ फ्रेगमेंट। 1819 में पब्लिश हुआ था, वन ऑफ द अर्लीस्ट वेम्पायर स्टोरीज इन इंग्लिश। वेम्पायर स्टोरीज की जो सबसे स्टार्टिंग में लिखी गई उसके अंदर एक वर्क था आप फ्रेगमेंट। आपको बताना है कि उसका ऑथर कौन है। आपके ऑप्शन है पी.बी. शेले, सेकंड है लॉर्ड बायरन, थर्ड है ब्रैम स्टोकर, फोर है मैरी शेली। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, लॉर्ड बायरन का ये वर्क है। ये वेम्पायर स्टोरीज पे पहला वर्क था फ्रेगमेंट। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू अबाउट आर्थर मिलर्स प्ले। आर्थर मिलर के प्लेस के बारे में कौन सा जो है वो ट्रू है? ऑप्शंस हैं आफ्टर द फॉल इज अ सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले, इंसिडेंट ऑफ विच डील्स विद द नाजी प्रोसिक्यूशन ऑफ द जूज, द प्राइज एंटिसिपेट इकोनॉमिक क्रैश, द क्रिएशन ऑफ द वर्ल्ड इज नॉट अ सीरियो कॉमिक रीराइटिंग ऑफ द स्टोरी ऑफ जूज, द क्रूसिबल यूजेस अ स्पेसिफिक सिटिंग टू कंसिडर द रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ द आर्टिस्ट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर ए और बी जो है बिल्कुल ठीक है। यानी आफ्टर द फॉल एक सेमी ऑटोबायोग्राफिकल प्ले है आर्थर मिलर का, और उसके बाद दो इंसिडेंट ऑफ विची जो है वो डील्स करता है जिसके अंदर नाजी के जो है वो नाजी का प्रोसिक्यूशन दिखाया गया है जूस का। तो ये दोनों बिल्कुल ठीक है, बाकी तीन जो है वो ठीक नहीं है, ट्रू नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु इज द ऑथर ऑफ द अदर्सनेस ऑफ इंग्लिश, इंडियाज एंटी टंग सिंड्रोम। ये वर्क जो है वो किसने लिखा है? द अदरनेस ऑफ इंग्लिश, इंडियाज एंटी टंग सिंड्रोम। और आपके ऑप्शंस है बीनो के जॉन, यमुना कचरू और थर्ड है प्रोबल दासगुप्ता और फोर्थ ऑप्शन है एस के वर्मा। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, प्रोबल्स दासगुप्ता जो है इसका राइट आंसर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है द डचेस ऑफ माल्फी इज बेस्ड ऑन। डचेस ऑफ माल्फी जो है किस पे बेस्ड है? फर्स्ट है फ्रेंच रोमांस के ऊपर बेस्ड है, एंड इटालियन नोवेला के ऊपर बेस्ड है, जर्मन फैबल है, या फोर स्कॉटिश क्रॉनिकल, एक स्कॉटिश क्रॉनिकल्स के ऊपर बेस्ड है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, द डचेस ऑफ माल्फी जो है एक इटालियन नोवेला पे बेस्ड है। नेक्स्ट क्वेश्चन है बीइंग अ व्हाइट मैन इन शॉर्ट वाज अ वेरी concrete manner of being in the world, a way of taking hold of reality, language and thought. What does the theorist signify by the term white man here?
बीइंग ए वाइट मैन, एक वाइट मैन होने के कारण, इन शॉर्ट वॉज ए वाइट मैन होना, इन शॉर्ट में एक टाइप से एक ऐसा मैनर है जिसके अंदर आप बीइंग इन द वर्ल्ड बन जाते हो, एक ऐसा तरीका जिससे आप होल्ड करते हो रियलिटी पे, लैंग्वेज पे, थॉट पे, यानी आप पूरी तरह से डोमिनेट करते हो। तो आपको बताना है कि यहाँ पे व्हाइट मैन का जो है क्या सिग्निफाई करता है। इसका आंसर है आंसर नंबर 4, अ फॉर्म ऑफ कॉलोनियल अथॉरिटी, यानी एक टाइप से कॉलोनियल अथॉरिटी जो है वो व्हाइट मैन जो है यहाँ पे स्टैंड करता है, वो सिग्निफाई करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, आई एम ए सिक मैन, मैं एक सिक मैन हूँ, आई एम ए स्पाइटफुल मैन, आई एम एन अट्रैक्टिव मैन, आई थिंक माई लीवर इज डिजीज, दीज आर दी ओपनिंग लाइन्स ऑफ। ये जो लाइन से है ये किस वर्क की ओपनिंग लाइन्स है आपको बताना है। फर्स्ट ऑप्शन है गैब्रियल ग्रेशिया मार्क्स, लव इन द टाइम्स ऑफ कोलेरा। सेकंड है दोस्तोवस्की, नोट्स फ्रॉम अंडरग्राउंड। थर्ड है एल्बर्ट कैमस या एल्बर्ट कामू, द प्लेग। और फोर्थ है डैनियल डॉफिस, अ जर्नल ऑफ द प्लेग ईयर। आपको बताना है ये कौन से वर्क की और कौन से राइटर और कौन से वर्क की ये लाइनें हैं, ओपनिंग लाइनें हैं। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, दोस्तोवस्की नोट्स फ्रॉम द अंडरग्राउंड की ये लाइनें हैं, आई एम ए सिक मैन, आई एम ए स्पाइटफुल मैन। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स इज सेट इन द बैकड्रॉप ऑफ द रिलीजियस परसिक्यूशन इन मेक्सिको। इनमें से कौन से वर्क के अंदर जो है जो स्टोरी दिखाई गई है उसके जो बैकड्रॉप के अंदर दिखाई गई है रिलीजियस जो परसिक्यूशन हुआ था मेक्सिको के अंदर, यानी रिलीजियस जो लोगों को बुरी तरह से जो उनका परसिक्यूशन किया गया था, उनको दबाया गया था, वो किस इनमें से कौन से वर्क के अंदर है। फर्स्ट ऑप्शन है द पावर एंड द ग्लोरी, उसके बाद सेकंड है फॉर हुम द बेल टोल्स, थर्ड है इन आवर टाइम, और फोर्थ ऑप्शन है ऑल ऑफ द अबव। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, द पावर एंड द ग्लोरी। Next question है, the essay discourse in the novel discusses the novel is constituted by a multiplicity of divergent and contending social voices. Who is the author of is this essay? इस ऐसे के अंदर द डिस्कोर्स इन द नोवेल ऐसे के अंदर ये डिस्कस किया गया है कि नोवेल के अंदर जो है बहुत ही सारी सोशल वॉइसेस होती हैं, मल्टीप्लिसिटी होती है, यानी एक ही साथ में बहुत सारी आवाजें होती हैं जो अलग अलग टाइप की होती हैं। तो आपको बताना है डिस्कोर्स ऑफ द नोवेल, इस वर्क का ऑथर कौन है। और ऑप्शन है ई एम फोस्टर, सेकंड है मिखाइल भक्तिन, थर्ड है दोस्तोवस्की, और फोर्थ है एडगर एलन पो। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, मिखाइल भक्तिन का ये वर्क है, ऐसे है डिस्कोर्स इन दी नोवेल। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग क्वालिटीज ऑफ हीरोइक ट्रीटमेंट वाज नॉट नीडेड इन द प्लेस ऑफ द यूनिवर्सिटी विट्स। यूनिवर्सिटी विट्स के प्लेस के अंदर कौन सी एक हीरोइक क्वालिटी जो है वो ट्रीटमेंट जो है उसकी जरूरत नहीं है, यानी कौन सी हीरोइक ट्रीटमेंट की बाकी जरूरत है लेकिन किसी एक की जरूरत नहीं है। फर्स्ट ऑप्शन है स्प्लेंडेड डिस्क्रिप्शन, क्या उसके जो डिस्क्रिप्शन है वो स्प्लेंडेड होने चाहिए। सेकेंड लॉन्ग स्वेलिंग स्पीचेज वो होती है। थर्ड है द हैंडलिंग ऑफ वायलेंट इंसिडेंट एंड इमोशंस। फोर्थ है लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स, यानी किसी एक क्वालिटी की जरूरत नहीं है। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स, यानी कॉमन फिगर्स की जरूरत इसके अंदर नहीं होती। हीरोइक ट्रीटमेंट जब उसके अंदर दिखाना होता है उन वर्क्स के, यूनिवर्सिटी विट्स के जो प्लेस होते हैं उनके अंदर बहुत ही शानदार डिस्क्रिप्शन होता है, बहुत लंबी चौड़ी स्पीचेस होती हैं, और उसके साथ साथ हैंडलिंग होता है, वायलेंट इंसिडेंट होते हैं, इमोशंस होते हैं, लेकिन लाइव्स ऑफ कॉमन फिगर्स नहीं होता उसके अंदर। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच अमंग द फॉलोइंग राइटर्स रिमार्क, इनमें से किस राइटर ने रिमार्क किया है, आई नो ऑफ नो मोर एनकरेजिंग फैक्ट देन द अनक्वेश्चनेबल एबिलिटी ऑफ मैन टू एलिवेट हिज लाइफ बाय कॉन्शियस एंडेवर। आपको बताना है कि ये कौन से राइटर ने रिमार्क किया है कि मुझे इससे ज्यादा एनकरेजिंग फैक्ट एक ह्यूमन के बारे में नहीं लगती, वो एनकरेजिंग फैक्ट इससे ज्यादा और नहीं हो सकती कि एक इंसान के अंदर इतनी कॉन्शियसनेस होती है कि वो हर चीज को बीट कर देता है, और उसके अंदर इतनी क्षमता होती है कि वो किसी भी चीज से बाहर निकाल के दोबारा से अपनी लाइफ को स्टार्ट करता है। ये किसने रिमार्क किया है। इसका जो ऑप्शंस हैं, हेनरी डेविड थ्योरो, सेकंड है राल्फ वर्डो एमरसन, थर्ड है हेनरी जेम्स, और फोर्थ है एमिली डिकिंसन। तो इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, हेनरी डेविड थोरो।
नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ द डेट ऑफ पब्लिकेशन। आपको इन वर्क्स को जो है क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है मिशेल फूकोस द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। बी ऑप्शन है एम के गांधीज हिंद स्वराज और द इंडियन होम रूल। सी है स्टीफन ग्रीनबर्ट्स द स्वेयर हाउ द वर्ल्ड बिकेम मॉडर्न। डी ऑप्शन है डोना हारावेज व्हेन स्पीसीज मीट। ई ऑप्शन है डोनी बेनेट्स फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, यानी सबसे पहले पब्लिश हुआ बी एम के गांधी हिंद स्वराज और द इंडियन होम रूल। उसके बाद आएगा ए मिशेल फूको द ऑर्डर ऑफ थिंग्स। उसके बाद आएगा ई टोनी बेनेट्स फॉर्मलिज्म एंड मार्क्सिज्म। उसके बाद आएगा डी डोना हार्वे व्हेन स्पीसीज मीट। उसके बाद आएगा सी स्टीफन ग्रीनबर्ट्स द सर्व हाउ द वर्ल्ड बिकेम मॉडर्न। नेक्स्ट क्वेश्चन है मैच लिस्ट 1 विद लिस्ट 2। लिस्ट 1 के अंदर नॉवल है और सेकंड के अंदर उसके सबटाइटल्स है। आपको बताना है नॉवेल्स के कौन से नॉवल का कौन सा सबटाइटल है। ऑप्शंस है नॉवेल्स के द कैसल ऑफ ओंटारियो, सेकंड है टेस्ट ऑफ द डी अर्बर विलेज, सी ऑप्शन है फ्रैंकेस्टीन, डी ऑप्शन है वैनिटी फेयर और उनके सबटाइटल दिया है आपको अ प्योर वुमन, द मॉडर्न प्रोमीथियस, अ नॉवल विदाउट अ हीरो, अ गॉथिक स्टोरी। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1। सबसे पहले ए का है फॉर द कैसल ऑफ ओटरेंटो, ये एक बेसिकली गोथिक स्टोरी है। उसके बाद बी का है 1 टेस्ट ऑफ द डी आर्बरविलीज का है अ प्योर वुमन। उसके बाद सी का है 2 फ्रैंकेस्टीन जो है द मॉडर्न प्रोमीथियस। उसके बाद वेनिटी फेयर का है अ नोवेल विदाउट अ हीरो। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर रिटन बाय अलेक्जेंडर पोप। इनमें से कौन सी पोएम्स जो है अलेक्जेंडर पोप ने राइट की है। और इसके ऑप्शंस हैं ए द डंसियार्ड, बी मोरल एसेज, सी ग्रोनगर हिल और उसके बाद डी कोपर्स हिल, ई एबेस्लोम एंड एचिस्टोफिल। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, यानी ए और बी जो है सिर्फ अलेक्जेंडर पोप ने लिखी है। फर्स्ट है द डंसियार्ड और उसके बाद सेकंड है मोरल एसे। ये दोनों के दोनों अलेक्जेंडर पोप ने राइट किया, बाकी राइट नहीं की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हु अमंग द फॉलोइंग इज नोन टू हैव पॉपुलराइज्ड द टर्म ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल भी है और लोकल भी है, दोनों को मिला के बना दिया ग्लोबलाइजेशन। इनमें से ये किस राइटर ने ये टर्म जो है फेमस की है। आपके ऑप्शंस है रोनाल्ड रॉबर्टसन, फ्रांसिस फेक्यूमा, जॉन अरी, जॉन टॉमलिसन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 रोनाल्ड रॉबर्टसन ने ये टर्म दी है ग्लोबलाइजेशन, यानी ग्लोबल और लोकल को मिला के बना है ग्लोबलाइजेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग टर्म्स डिस्क्राइब अ नॉवल ऑफ फैशनेबल हाई लाइफ इन द 19th सेंचुरी इंग्लिश लिटरेचर। कौन से टाइप का जो है नॉवल जो है डिस्क्राइब करता है जो 19th सेंचुरी का फैशनेबल हाई क्लास लाइफ को, कौन से जो टर्म है वो डिस्क्राइब करती है। फर्स्ट ऑप्शन है ब्रास स्पीटून, सेकंड है डायमंड जार, थर्ड है गोल्डन स्पून और 4 है सिल्वर फोक। और इसका राइट आंसर है सिल्वर फोक, यानी जो फैशनेबल हाई क्लास लाइफ थी 19th सेंचुरी की उसको जो डिस्क्राइब किया, जो टर्म डिस्क्राइब किया है उसको सिल्वर फोक नॉवेल्स कहा गया है। यानी उस टाइप के नॉवेल्स जो लिखे जाते थे फैशनेबल हाई क्लास लाइफ के बारे में उनको सिल्वर फोक नॉवेल्स कहा जाता है। और मैंने सिल्वर फोक नॉवेल्स पे डिटेल वीडियो बना रखी है, वो आप जाके चैनल पे देख सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है अरेंज द फॉलोइंग ऑथर इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ। इन राइटर्स को जो है उनकी क्रोनोलॉजी के हिसाब से ऑर्डर ऑफ देयर बर्थ के हिसाब से इनको लगाना है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्कर वाइल्ड, सेकंड है विलियम लैंगलैंड, सी है जोफ्रे चौसर, डी है जॉन ड्राइडन और ई है अलेक्जेंडर पॉप। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, यानी सबसे पहले आएगा बी विलियम लैंगलैंड, उसके बाद आएगा सी जोफ्रे चौसर, उसके बाद आएगा डी जॉन ड्राइडन, उसके बाद आएगा ई अलेक्जेंडर पॉप, उसके बाद आएगा ए यानी ऑस्कर वाइल्ड। नेक्स्ट क्वेश्चन है एस टी कॉलरेज डिजेक्शन एंड ओड opens with an epigraph which is a reference to a ballad, identify the ballad।
एसटी कॉलेज का जो है डिजेक्शन एंड ओड जो है वो शुरू होता है एक एपिग्राफ से। एपिग्राफ जो है एक टाइप से कोई वर्ड भी हो सकता है, कोई सेंटेंस भी हो सकता है, या कोई एक पोइम भी हो सकती है जो किसी भी डॉक्यूमेंट्स के स्टार्टिंग में लगाई जाती है, उसको एपिग्राफ बोलते हैं। तो एसटी कॉलेज ने एक ओड यूज की है, आपको बताना है कि वो कौन सी बैलेड है। ऑप्शंस है बैलेड ऑफ द गॉडली फ्री, सेकंड है ला बेला डेमसन्स मर्सी, थर्ड है बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस, फोर्थ है बैलेड ऑफ द गिबेट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, बैलेड ऑफ सर पैट्रिक स्पेंस की जो है वो एज ए एपिग्राफ जो है एसटी कॉलरेज ने यूज किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु अमंग द एंशिएंट प्रिस्क्राइब दैट पोएट्री शुड बोथ इंस्ट्रक्ट एंड डिलाइट। इनमें से कौन से एंशिएंट ने जो है राइटर ने ये बताया है कि पोएट्री का जो काम होता है उसको जो है दो काम करने चाहिए, एक तो लोगों को इंस्ट्रक्ट करना चाहिए, दूसरा उनको डिलाइट करना चाहिए। तो आपको बताना है कौन सा राइटर है। फर्स्ट ऑप्शन है लोंजाइनस, सेकंड है पोलोनियस, थर्ड है अरिस्टोटल और फोर्थ है हॉरेस। तो ये जो डिस्क्राइब किया था, प्रिस्क्राइब किया था, ये था होरेस। होरेस ने बताया था कि पोइट्री को जो है दोनों काम करने चाहिए, इंस्ट्रक्ट भी करना चाहिए और डिलाइट भी देना चाहिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द ऑथर ऑफ आउट ऑन स्टेज लेस्बियन एंड गे थिएटर इन द 20th सेंचुरी। आपको बताना है ये वर्क जो है कौन से राइटर का है। और ऑप्शन है, फर्स्ट ऑप्शन है ए सिनफील्ड, सेकंड है के पीकॉक, थर्ड है आर हेमन और फोर्थ ऑप्शन है जे आर टेलर। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1, ए सिनफील्ड का वर्क है आउट ऑन स्टेज लेस्बियन एंड गे थिएटर इन द 20th सेंचुरी। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच टू ऑफ द फॉलोइंग पोएम्स आर बाय जूडिथ राइट। जूडिथ राइट के ने कौन सी 2 पोएम्स लिखी है। जूडिथ राइट बेसिकली एक ऑस्ट्रेलियन पोइट है और जूडिथ राइट के ऊपर मैंने डिटेल्ड वीडियो डाल रखा है, तो आप जाके वो देख सकते हैं। फर्स्ट ऑप्शन है मेडिटेशन ऑन ए बॉर्न, सेकंड है इंपीरियल एडम, सी है वीमेन टू मैन, डी है द ओल्ड प्रिजन। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 4, यानी सी और डी जो है वो पॉइंट्स जूडिथ राइट ने लिखी है, और सी और डी यानी वीमेन टू मैन और द ओल्ड प्रिजन ये दोनों की दोनों पॉइंट्स जो है वो जूडिथ राइट की है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, स्पेंसर द शीफर्ड कैलेंडर पब्लिश इन 1579 वाज डेडिकेटेड टू। स्पेंसर ने जो शीफर्ड कैलेंडर जो है राइट की थी 1579 के अंदर, वो किसको डेडिकेट की है। फर्स्ट है वोट को, सेकंड है सरे को, थर्ड है सिडनी को, फोर्थ है बेकन को। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, सिडनी को जो है स्पेंसर ने अपनी जो ये वर्क है द शीफर्ड कैलेंडर वो डेडिकेट किया है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, नेम द प्लेराइट हु हैज रिटन लॉरेंस साहिब। आपको बताना है कि लॉरेंस साहिब जो है वो कौन से राइटर ने लिखी है। फर्स्ट ऑप्शन है गेव पटेल, सेकंड है दीना मेहता, थर्ड है गुरचरण दास, फोर्थ है प्रताप शर्मा। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 3, गुरचरण दास ने का ये वर्क है लॉरेंस साहिब। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द जर्नल स्क्रूटनी वाज फाउंडेड इन 1932 बाय। जो जर्नल है एक स्क्रूटनी वो 1932 में जो है पब्लिश बना था। तो आपको बताना है कि उसका जो इन्वेंटर है, जो किसने जो है ये जर्नल पब्लिश स्टार्ट किया था। तो आपके ऑप्शंस हैं, ऑप्शन नंबर 1 आई ए रिचर्ड्स, सेकंड है एफ आर लेविस, थर्ड है क्लिनिथ ब्रुक्स, फोर है जॉन क्रो रैनसम। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 2, एफ आर लेविस ने फाउंडेड किया था इस जर्नल को। स्क्रूटनी जो है एक जर्नल है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, हु ऑफ द फॉलोइंग राइटर्स रिक्रिएट्स द लाइफ ऑफ योरूबा ईबू कम्युनिटी। इनमें से कौन सा राइटर है जिन्होंने रिक्रिएट की है लाइफ योरूबा की और ईबू लाइफ की जो कम्युनिटी है उनकी लाइफ को रिक्रिएट किया है। फर्स्ट ऑप्शन है डेरेक वेलकोट, ये कम्युनिटी है बेसिकली नाइजीरिया की। आपको बताना है कि किसने कौन से राइटर ने जो है इस कम्युनिटी को जो है रिक्रिएट किया है अपने वर्क्स के अंदर। ए है डेरेक वेलकोट, बी है वॉल साइंका, सी है चेनवा अचीबे और डी है अकोट। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर बी, वॉल सोइंका ने जो है अपने वर्क्स के अंदर जो वॉल सोइंका है बेसिकली वो बोर्न हुए थे योरूबा में और कम्युनिटी के अंदर, और उसके बाद जो है इसीलिए जो है उन्होंने इस कम्युनिटी को रिक्रिएट किया अपने वर्क्स के अंदर।
नेक्स्ट क्वेश्चन है जिंदी बोरोबाग मूवमेंट रिलेट्स टू। जिंदी बोरोबाग एक लिटरेरी मूवमेंट था, आपको बताना है वो कौन सी कंट्री से रिलेटेड है। फर्स्ट ऑप्शन है ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर से रिलेटेड है, सेकंड है कनेडियन लिटरेचर से रिलेटेड है, सी है न्यूजीलैंड लिटरेचर से रिलेटेड है, डी है कैरिबियन लिटरेचर से रिलेटेड है। यानी आपको ये मूवमेंट बताना है कि कौन सी कंट्री के कौन से लिटरेचर से रिलेटेड है, और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर 1 ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर। और ऑस्ट्रेलियन लिटरेचर के अंदर ये मूवमेंट आया था जिंदू बोरोबाग। और नेक्स्ट क्वेश्चन है टू होम इज द टर्म थिक डिस्क्रिप्शन एट्रीब्यूटेड। आपको बताना है कि एक टर्म है थिक डिस्क्रिप्शन, वो इनमें से किस राइटर का है। फर्स्ट ऑप्शन है जॉन स्टोरे, सेकंड है क्लिफोर्ड ग्रिट्स, थर्ड है डेल्यूज एंड गयात्री, और फोर है जेम्स क्लिफोर्ड। और इसका राइट आंसर है आंसर नंबर सेकंड, क्लिफोर्ड ग्रिट्स का ये टर्म यूज की है थिक डिस्क्रिप्शन। तो आई होप स्टूडेंट्स ये वीडियो आपके लिए काफी हेल्पफुल रहेगा यूजीसी नेट की प्रिपरेशन के लिए। इसके साथ साथ यूजीसी नेट के लिए मैंने फर्स्ट रिवीजन फर्स्ट भी डाल दी है, तो उसके अंदर भी काफी सारे क्वेश्चंस हैं, वो भी आप प्रिपेयर कर सकते हैं। इसके साथ साथ संस्कृत राइटर्स बहुत इंपॉर्टेंट है, उस पर 2 डिटेल्ड वीडियो मैंने डाल रखे हैं, तो वो आप जरूर करके जाइएगा, क्योंकि संस्कृत राइटर्स पे क्वेश्चन आपसे पूछे जाएंगे। उसके साथ साथ स्लेव नैरेटिव जो है अपने आप में इंपॉर्टेंट टॉपिक है, उसको भी आप करके जाइएगा। तो ये सारे क्वेश्चंस, और उसके साथ साथ मैंने बहुत सारे वीडियोस डाल रखे हैं एमसीक्यू बेस्ड, लास्ट ईयर से क्वेश्चंस बहुत सारे हैं, तो वो आप जरूर करके जाइएगा। तो आई होप ये वीडियो काफी हेल्पफुल रहेगा। प्लीज डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब माय चैनल पैशन फॉर लिटरेचर। थैंक यू।